ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। हाँ, इट्स वर्किंग। सो आज का क्लास हमारा स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रियल नंबर चैप्टर 1 जो है 10th का, उसके क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। हमने एक उसके ऊपर क्लास ले लिया था, जो क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे आप ऊपर देख सकते हैं, वहां पे उसकी लिंक मैं डलवा दूंगा, है ना। तो उसमें बेसिकली हमने क्या देखा था और हमने क्या बताया था, मैंने आपको यही चीज बताई थी कि उसमें जो क्वेश्चन सीबीएसई ने रिलीज किए हैं इस बार हैंडबुक और मैनुअल में बोलेंगे, वो क्वेश्चन ऐसे अगर आपने वो क्वेश्चन सारे कर लिए तो चैप्टर से रिलेटेड जो आपके कंसेप्ट है, जहां आपके दिमाग में मिथ है या जहां कहीं मिसकंसेप्शन है, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन कर लेने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो वो वीडियो को जरूर देखे और वो क्वेश्चंस को अच्छे से समझे। रैशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं सारा समझेगा, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है वो भी सारा उसमें समझेगा, है ना। तो वो सारा उस वीडियो में आपको क्लियर होगा। उसको हमने लेक्चर नंबर 1 बोला था, लेक्चर नंबर 2 हम लोग अभी आगे डाले हैं, मतलब आगे करने वाले हैं। वो इसलिए बिकॉज ऐसा हो जा रहा है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम चाह रहे हैं कि थोड़े ज्यादा करें। उस वीडियो में जो क्वेश्चन थे हम ये चाह रहे हैं कि उससे ज्यादा क्वेश्चन हम और कर ले उसी पर्टिकुलर चैप्टर के, सो दैट हर चैप्टर में हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे एक लेवल तक क्लियर हो जाए, है ना। तो उसी को देखते हुए हमने आगे के लिए और क्वेश्चन लिए हैं। इन क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रियल नंबर्स में मल्टी डायमेंशनल वे में क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, इन केस ऑफ एमसीक्यूज, इन केस ऑफ एजर्शन रीजन, इन केस ऑफ ट्रू फॉल्स, है ना। क्योंकि धीरे धीरे अब बोर्ड क्या कर रहा है, कॉम्पिटेंसी लेवल के जो क्वेश्चन है उनको बढ़ाते जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो हमें पहले से ही रेडी रखना है खुद को, रादर देन हम एकदम दिसंबर में या जैन में जाके पढ़ाई करें। बहुत सारे बच्चे जो इस बार कंपार्टमेंट में अपियर हो रहे हैं, उनका जब फीडबैक लो तो समझ में यही आता है कि वो मतलब एकदम एंड मोमेंट था जिस मोमेंट पर उन लोगों ने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैथ्स तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एंड मोमेंट पे पढ़ो और एग्जाम निकल जाए आपका, बहुत रेयर केस में होता है। और हम उस रेयर केस में नहीं आते, ना मैं आता हूँ ना आप आते। तो बेटर है हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े, मिलके पढ़े। कोई डाउट अगर आपको है आप कभी भी पूछ सकते हो, ओके। स्टडी से रिलेटेड, और मैं जैसा हर वीडियो में अपने बोलता हूँ, कोई आपको पर्सनल इश्यूज है ना, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज है आपको, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हो, कभी भी किसी भी टाइम पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा, और देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ 5 + √3 + √2। 5 √5 है और अपॉन में कितना है, √3 + √2। इसका रेशनलाइज फॉर्म क्या होगा वो बोल रहा है। तो रेशनलाइज फॉर्म, अगर मैं √5/√3 + √2 के रेशनलाइज फॉर्म की बात करूं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों अच्छे से ध्यान दो, निगाहें स्क्रीन पर, ठीक है। सारी निगाहें स्क्रीन पर, लेट के नहीं देखना है, अच्छे से बैठ के कॉपी पेन लेके देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। रैशनलाइजेशन में हम लोग जो करते हैं वो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। किसको, सबसे पहले तो याद रखो, रैशनलाइज किसको करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का क्या मतलब है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का क्या मतलब है, जो भी प्रोसेस लगाया जाएगा वो कहां लगाया जाएगा, डिनोमिनेटर पे। अब इसको रैशनलाइज करने का क्या मतलब होगा, रैशनलाइज करने का ये मतलब है कि डिनोमिनेटर जो इरेशनल नंबर आपको दिया है, जो सर्ड के फॉर्म में आपको दिया है, उसको आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो, उसको आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो। रैशनलाइज जब भी बोलता है हमको, तो हम लोग किसको रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर को। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, रैशनलाइज का ये मतलब होता है जो डिनोमिनेटर आपको एक इरेशनल नंबर दिया है, एक सर्ड दिया है, उसको आपको बनाना है रैशनल नंबर। कैसे बनेगा, तो इसका जो प्रोसीजर होता है वो एकदम सिंपल होता है। उस प्रोसीजर के लिए आपको कुछ कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो है ये पेन ना बार बार बुरा मानते हैं, चलो भाई तुम उधर जाओ, पेन का भी अलग इशू है, ठीक है। तो A - B और A + B, ये वाली आइडेंटिटी तो आपको यहाँ पे रटी होनी चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी ऐसी है जो यहाँ पे हर अगले कदम पे लगती है। आप घर से निकले, बाहर एक कदम रखा, फिर आइडेंटिटी लगी, फिर आप पार्किंग लॉट तक गए गाड़ी के लिए, फिर ये आइडेंटिटी लगी, फिर आपने घर से गाड़ी बाहर निकाली, फिर ये आइडेंटिटी लगी, है ना।
तो ये लगते रहती है। ये आइडेंटिटी आपको रटी हुई होना चाहिए, एकदम पूरी लर्न होना चाहिए अच्छे से, कि आपको कोई नींद में से भी उठा के पूछ ले कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो आपको आंसर करते आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो रैशनलाइजेशन में आपको ध्यान देनी है कि रैशनलाइजेशन हम लोग कहाँ करते हैं, डिनोमिनेटर पे। रैशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर में डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर या जो सर्ट दिया है उसको रैशनल नंबर बनाना। अब रैशनल नंबर कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये आइडेंटिटी लर्न होना है ना। अब प्रोसेस देखो क्या होगा, प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, जो नंबर डिनोमिनेटर में रहता है उस नंबर का मिडिल साइन चेंज कर देते, जो नंबर डिनोमिनेटर में रहता है उसका मिडिल साइन चेंज कर देंगे। तो √2 प्लस √3 था, तो √2 माइनस √3 से क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 प्लस √3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, है ना, तो इसका मिडिल साइन जो था उसको हमने चेंज किया, तो जहां प्लस था वहां पे क्या आ गया माइनस। तो जो भी नंबर हमें मिला, हमें क्या मिला, √3 माइनस √2, उस नंबर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना रहता है। ये होता है प्रोसीजर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाने का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है, कुछ आपको लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना। कुछ भी आपको डाउट अगर लग रहा है क्लास में तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। यहां तक प्रोसीजर समझा। अब आगे क्या होगा, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास a/b और c/d दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दो रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, दो p/q टाइप के नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ऐसे में नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो यहां पे भी वही करने वाले हम लोग, सेम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर से। बात समझ में आई? ठीक है, क्या करा हमने, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया। अब ये जो यहां से डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट था उसका काम हो गया है। देखो आगे क्या करना है, आगे तो न्यूमरेटर में क्या कर सकते हो आप, एक ही ऑप्शन है कि √5 को √3 से मल्टीप्लाई करो, फिर √5 को √2 से करो, तो ये हो जाएगा √5 इंटू √3 माइनस √5 इंटू √2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर में देखो दो ब्रैकेट दिख रहे, मल्टीप्लीकेशन में दिख रहे, और एक ब्रैकेट में सेम नंबर्स के साथ प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में उन्हीं नंबर्स के साथ माइनस है। तो ये वाला फॉर्मूला, ए बी के साथ एक बार प्लस है इंटू ए बी के साथ एक बार माइनस है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, है ना, ये चीजें अब हमें डराने लग जाएंगी। हम लोग मैथ स्टूडेंट है, अगर ये छोटी छोटी चीजें हमारे डराने लग गई तो हो गया, बहुत हमने फिर जेई निकाल लिया और बहुत फिर हम आईआईटी से पास हो गए, है ना। तो ये अभी छोटी मोटी चीजें हमें डरा नहीं सकती, हम इनको ऐसे ही देख के उड़ा देंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे उड़ा देंगे का मतलब सॉल्व कर लेंगे, हाँ, उड़ा देंगे का अलग मतलब नहीं निकालने क्लास में। हाँ, √a इंटू √b, चलो फिर से, अब यहाँ पे क्या करना है, √a इंटू √b का रूल क्या होता है भाई, एक ही स्क्वायर रूट लगता है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, सिंगल रूट के अंदर 5 इंटू 3 माइनस, यहाँ पे भी सेम चीज 5 इंटू 2, 1 कहां से आ गया, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई भी कहीं से भी आ जाता है। √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, अब ये हो गया √15 माइनस ये हो गया √10 और अपॉन में कितना आया 1। देख लो कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, अगर यहाँ से ये वर्टिकल लाइन हट जाएंगी तो हमें साफ दिख रहा है कि ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो आई होप ये क्वेश्चन में आपको रैशनलाइजेशन अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब जो देखो ऐसा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई ना कि उन लोग क्या चाह रहे, एग्जाम वाले आपसे चाह क्या रहे ये अच्छे से समझ लो। रैशनलाइजेशन हम लोग 10th में जो टॉपिक है बोर्ड के, जो प्रिस्क्राइब किए हुए टॉपिक है, अगर आप उसमें देखोगे तो चीजें है नहीं, हम जितने भी इसके क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो सारी चीजें 10th में अभी भी जो टॉपिक है प्रिस्क्राइब किए हुए उसमें नहीं है, बट ये ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका मतलब ये आपसे ये चाहते हैं कि अगर आप 10th में हो तो आपको थोड़ा 9th पे आना चाहिए क्योंकि 9th का टॉपिक है।
थोड़ा आपको 8th भी आना चाहिए। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की जो कि 8th में होता। ठीक है, तो जो प्रिस्क्राइब टॉपिक है उसमें तो वो 10th का ही पूछेंगे, बट अब वो कुछ कुछ चीजें ऐसी डाल दे रहे ना जिसमें लोअर क्लासेस का भी आपसे नॉलेज चेक करवा रहे कि आपको ये आता है कि नहीं, आपसे ये बनता है कि नहीं, आपने 9th में करा तो क्या आपको समझा है कि नहीं। ये क्वेश्चन देने का क्या मतलब है कि वो चेक करना चाहते हैं कि आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना आता है क्या। अगर आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना आता है तो आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, वो एक्यूरेट है ना। इनकेस वो एग्जाम में पूछ ले तो आप बना दोगे, बट अगर आपने नहीं किया है तो ये सारी चीजें हमें पढ़ने की जरूरत है। हो सकता है इस बार के एग्जाम में ऐसे कुछ टॉपिक से भी एमसीक्यू बन जाए, हो सकता है इस बार के एग्जाम में प्राइम फैक्टराइजेशन जो 8 में करते थे हम लोग वहां से भी क्वेश्चन बन जाए, है ना। ऐसी सारी चीजें हो सकती है, अब बिल्कुल पॉसिबल है, मैक्सिमम चांसेस है कि ये सब चीजें वो एग्जाम में पूछे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये जितनी भी साथ में प्रॉपर्टी करवा रहे लिखते जाओ, बिल्कुल ऐसा फटाफट फटाफट नोट्स बनाओ। एक क्लासमेट की कॉपी ले लो, अनरूल्ड पेज वाली, जिसमें लाइंस नहीं होती है ना, क्लासमेट की सेक्शंस होते डिवाइड किए हुए। उसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं क्लासमेट का, उसके नोट्स अच्छे, बस ये है कि उसके जो नोट्स देता है, वो जो नोट्स प्रोवाइड करता है वो अच्छे होते हैं, मतलब नोट्स मतलब नोटबुक। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड वन, two statements are given in the form of assertion and reason. Two statements are given, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो 10th में आने वाली है। are given, दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक assertion है, एक क्या है, assertion है। assertion में क्या बोल रहा है वो देखो, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। अरे सुना सुना लग रहा है सर, सर ये सुना सुना लग रहा है, कहीं तो होंगी वो, है ना। बस ये वैसे ही गाना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सर मैंने पढ़ा है। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ, आगे क्या बोल रहा है, अरे भाई क्या बोल दिया इसने, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। थ्री नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। चलो मेरे क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले बताओ क्या ये सही है या गलत है। 2-3 वीडियो इस पे हो गए हैं, हाँ चलो बताओ भाई, क्या ये स्टेटमेंट राइट है रॉन्ग है। एज अ स्टेटमेंट आपको बताना है क्या जो मैंने बोला ये सही बोला या गलत बोला, है ना। पहले तो वो बताओ क्या ये बोला हुआ स्टेटमेंट सही है, उसके बाद रीजन पे जाएंगे। रीजन पे हम लिख लेते पहले, प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of two numbers is equal to the product of those number, is equal to the product of those number। चलो फटाफट, अभी तक तो आंसर आ जाना था। इसमें पता है ये क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं असर्शन रीजन के। असर्शन रीजन में दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक होता है असर्शन का स्टेटमेंट, एक होता है रीजन का स्टेटमेंट। इसके बाद उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में क्या बोलता है, दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकंड ऑप्शन में क्या बोलता है, दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही है बट ये जो रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड में क्या बोलता है वो, assertion is true and reason is false। और फोर्थ में क्या बोलता है वो, assertion is false and reason is true। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीधी सी बात है हमें सॉल्व करते भी आना चाहिए। चलो फटाफट बताओ, assertion प्रोडक्ट ऑफ HCM एंड LCM, HCF एंड LCM ऑफ 3 नंबर्स। ये तो भाई बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, ये ऐसा नहीं चलेगा, ये तो मॉनसून पहले ही आ गया, ऐसे नहीं चलने वाला। थोड़ा इसको ग्रीन पेन से करते सो दैट ये जो बोल रहा है थोड़ा हमें डाइजेस्ट हो जाए। क्या बोल रहा है ये, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। ऐसा होता है क्या कि कोई 3 नंबर्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ABC है ना, इसका हमने HCF निकाला, इनका हमने LCM निकाला,
क्या ये प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी के बराबर होगा? बताओ जल्दी जल्दी, मेरे आंसर करने से पहले तुम आंसर करो। ये इसके वीडियो सारे अपलोड हो चुके हैं। 10th का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये चीजें पता होनी चाहिए हमें। ये वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं। बताओ। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये चीज जो ट्रू होती है ये सिर्फ 2 नंबर के लिए होती है सर, 3 के लिए नहीं होती। कौन से 2 के लिए? कि अगर HCF में ए बी का लू इंटू कर दू उसको सेम नंबर के एलसीएम से, तो वो किसके बराबर मिलता है? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर मिलता है सर, है ना। वो किसके बराबर मिलता है? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। तो ये वाला ट्रू है, ये हमेशा होता है। ये नहीं होता, ये धोखा है हमारे साथ। तो जो स्टेटमेंट दिया है ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एजर्शन इज फॉल्स। अब एजर्शन इज फॉल्स जैसे बोला तो वो ऑप्शन देख लेना जहां पे लिखा हुआ है एजर्शन इज फॉल्स, बस उसको टिक कर देना। वो एक ही ऑप्शन होगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। क्योंकि सी में बोलेगा एजर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, या तो डी में बोलेगा एजर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। ठीक है, क्योंकि एजर्शन फॉल्स है तो ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन देख लो। रीजन तो वैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करने से क्लियर ही हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पे 2 की बात चल रही है। हाँ सर, क्या बोल रहा है? इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हाँ ये तो करेक्ट है बिल्कुल, कि 2 नंबर है तो उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट चीज है ना। तो रीजन ट्रू है। तो जो भी ऑप्शन होगा जिसमें एजर्शन फॉल्स लिखा होगा और रीजन ट्रू लिखा होगा, उसको आप बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से ऐसे करके, नहीं मैं लेफ्टी हूं आप राइटी हैं, नहीं दोनों ही ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे भी टिक मारना है वैसे टिक मार लेना, सो उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ेंगे और इस टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। बिकॉज यही तो चीजें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगी, आपके कॉन्सेप्ट में एकदम ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। ऑल ऑफ सडन आपको ऐसा लगने लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं इन द सेंस कितना इंपॉर्टेंट ये जो वीडियो है हम देख रहे हैं, जिससे हमें इतने सारा कंसेप्ट क्लियर होने को समझने को मिल रहा है ना। एग्जाम में कभी ऐसा फंसाया तो हम इजीली आंसर कर सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, √4 प्लस √5, √4 प्लस √5 is a rational number, is a rational number. Write true or false. Write true or false and justify your answer. And justify your answer. Okay, so we will justify. अगर उसने बोला है तो हम जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? √4 प्लस √5 एक रैशनल नंबर है। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है बताना है। ठीक है, चलो फटाफट बताओ भाई। इससे पहले कि मैं बताऊं आप बता दो। यस, फ्रेम लैग कर रहे हैं क्या फिर से? वेट, हाँ वेट। हाँ, तो फ्रेम तो लैग नहीं करना चाहिए। ऑल राइट। सो क्या बोल रहा है? √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए रैशनल नंबर। तो इसको देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, यस, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिटन एज 2 प्लस √5। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 को तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो एज इट इज लिखा रहेगा, उसमें कुछ हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये सर्ड है ना। सर्ड बोलो या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। और प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है
कि सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज ऑलवेज इररेशनल, इज ऑलवेज इररेशनल। सर ये क्या बोल दिया? हाँ बेटा, जो भी कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा, है ना सर? जो भी कहते हैं सच कहते हैं बेटा। हाँ, सो ये अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे टाइप के नंबर क्या होते हैं? इररेशनल। मतलब अगर ये बोल रहा है कि ये नंबर रैशनल है तो ये घोर पाप है, ऐसा नहीं हो सकता, इस तरीके से हम नहीं कर सकते, है ना? तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू तो नहीं हो सकता, ये हो जाएगा फॉल्स। ये नंबर रैशनल था, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब अपना आंसर जस्टिफाई करो, तो हमने ये किया, हमारे आंसर को जस्टिफाई। ये नंबर रैशनल क्यों नहीं हो सकता? मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? बिकॉज सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, ये तो हमने जस्टिफिकेशन भी दे दिया वहीं पे। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है, उसको डराना है। फोड़ देंगे यार, वो मूवी आई थी ना दशरथ वाली, दशरथ माझी वाली, बस 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 एक जगह इतनी बार हैमर करो कि वो चीज फुट जाए। तो हम भी वही करेंगे, हमारे कंसेप्ट पे इतनी बार हैमर करेंगे कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन 4, √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 इज एन इरेशनल नंबर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हाँ, √5 इज एन इरेशनल नंबर। मीरा मीरा was asked टू प्रूव दैट। मीरा को बोला गया, क्या बोला गया मीरा को? कि प्रूव करो। क्या प्रूव करो? क्या प्रूव करने बोला गया मीरा को? प्रूव दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। यस, मीरा को बोला गया कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और आगे ये बोला गया कि आप मीरा, आप 3 + √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करो। शोन बिलो, shown below are the steps, are the steps of मीरा's proof, of मीरा's proof। अब नीचे स्टेप लिखी गई है जिसमें मीरा ने प्रूव किया है कि जो 3 + √5 है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो इसकी जो स्टेप्स है ये हम लिखाते हैं आपको 1 बाय 1, फिर आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही रहता है, इस बार भी आया था एग्जाम में। तो इसके रिलेटेड जो आपको कंसेप्ट लर्निंग वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से बनना चाहिए। तो पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या है, फिर इसका सोल्यूशन हम बताते हैं जो मीरा ने लिखा है। फिर सोल्यूशन मीरा का जब लिखेंगे उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। वो क्वेश्चन इसलिए पूछे गए हैं कि एज अ स्टूडेंट जब वो आपके सामने आए सोल्यूशन, एज अ स्टूडेंट जब आपके सामने सोल्यूशन आए, क्योंकि इस बार हमने भी बोर्ड के पेपर चेक किए, तो स्टूडेंट सॉरी, वहां पे यही देखा जाता है ना कि स्टूडेंट कैसा लिख रहा है, उसका राइटिंग वे कैसा है, वे ऑफ राइटिंग उसका कैसा है, किस तरीके से स्टेप्स लिख रहा है। तो ये जो टाइप का क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स के लिए आया था इस बार बोर्ड में, तो मैक्सिमम बच्चों ने मिस्टेक्स किए थे। तो उसी चीज को देखते हुए इसका उन लोगों ने इस बार जो न्यू सेशन है उसके लिए इसका कुछ स्टेप वाइज वाला सोल्यूशन डाला है, और वो स्टूडेंट से, मतलब आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोग स्टेप्स देखने के बाद ये एनालाइज कर पाए कि कौन सी स्टेप रॉन्ग है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अभी तो बस इनने स्टेटमेंट दिया कि एक मीरा नाम के स्टूडेंट है, उसको ये इन्फॉर्मेशन बता दी गई, और उसको ये बोला गया कि आप 3 + √5 को इरेशनल बताओ। अभी तो ये बताया गया, अब स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स के बाद क्वेश्चन ये है कि मीरा ने जो स्टेप्स लिखी बताओ उसमें गलती कहाँ है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक एनालिसिस करने का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिया गया कि यहीं से क्लियर हो जाएगा आप मैक्सिमम बच्चों में कि कौन बच्चा कितना अच्छे से ये चैप्टर को रेडी करके रखा है, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है,
तो चलो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन देखो, स्टेप बाय स्टेप लिखा गया सोल्यूशन। स्टेप 1, लेट 3 प्लस रूट 5 बी ए रैशनल नंबर। पहली स्टेप उसने क्या लिखी कि जो 3 प्लस रूट 5 है उसको रैशनल नंबर ले लो, ठीक है। देन 3 प्लस रूट 5 कैन बी रिटन in the form of p by q where p and q are co-prime, where p and q are co-prime। क्या मसला होता है भाई को-प्राइम का, बताओ। को-प्राइम किसको बोलते हैं? को-प्राइम कौन से नंबर्स को बोलते हैं? दो नंबर को को-प्राइम कब बोलोगे? आंसर दो फटाफट। ये छोटी छोटी चीजें बीच बीच में करते रहा करो, है ना। अपने नॉलेज को एकदम ऐसे धूल में, जैसे नहीं कि बुक्स रखी हुई है या कोई चीज रखी है बहुत दिन से तो कैसे धूल बैठ जाती है, वैसे अपने कंसेप्ट को नहीं करना है हमने। तो बीच बीच में ऐसे ड्रिल करते रहा करो अपने नॉलेज के लिए। सेकेंड स्टेप उसने ये लिखा, स्टेप 3 में उसने ये लिखा कि सिंस p and q आर इंटीजर्स, comma p by q minus 3 is also an integer, is also an integer. Step 4, since p by q minus 3 is an integer, अब आगे बढ़ रही है वो लड़की, and every integer देखते जाओ क्या क्या बोल रही है, इज ए रैशनल नंबर। हाँ सही तो है, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, बट हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। ठीक है, यहां तक तो सही बोल रही है। सो p by q minus 3 is a रैशनल नंबर, हैंस देखो ये बोल रही है बच्ची कि ये जो p बाई क्यू माइनस 3 है ये रैशनल नंबर हो गया। पहले इंटीजर था, फिर वो रैशनल नंबर हुआ। अब ये नंबर क्योंकि एक रैशनल है और ये नंबर रूट 5 के इक्वल है, तो रूट 5 भी क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। रूट 5 भी क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हो गया? बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया है आपको इन्फॉर्मेशन? क्वेश्चन में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है आपको कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है, हैंस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। बट नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। स्टेप 5 में क्या करेंगे? बट दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। किसको कॉन्ट्रडिक्शन है? जो गिवन है उसको। दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों? क्योंकि बिकॉज रूट 5 इज एन इरेशनल, ये तो क्वेश्चन में दिया है, तो जो गिवन है उसको कैसा हम कुछ अपोजिट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 प्लस रूट 5 क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो ये लास्ट स्टेटमेंट है उसका। तो ये इस तरीके से मीरा ने सॉल्व करके बताया। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है वो। क्वेश्चन पूछ रहा है शी मेड, ये स्टेप्स हम मिटा नहीं रहे, हम चाहे तो स्टेप मिटा के आगे क्या जो उसने बोला गया है स्टेटमेंट वो लिखवा सकते हैं, लेकिन अभी उसकी ये स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है हमें। ये स्टेप को अच्छे से आप लोग नोट डाउन करो और एक बार ऑब्जर्व करो। उससे पहले मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट नीचे स्टेटमेंट दिया है। शी मेड एन एरर इन वन स्टेप ड्यू टू विच हर सब्सिक्वेंट स्टेप्स वर इनकरेक्ट टू। उसने क्या करा? बीच में एक स्टेप में मिस्टेक कर दिया और उस मिस्टेक की वजह से उसकी आगे की सारी जो स्टेप्स थी वो रॉन्ग हो गई। इन विच स्टेप डिड शी मेक
दैट एरर, कौन से स्टेप में उसने मिस्टेक किया ये आपको बताना है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं वो सीधा सीधा ये देखना चाह रहा है कि आप जब खुद सोल्यूशन लिखते टीचर देख के उसको नहीं समझ पा रहे, या टीचर सोच रहा है कि बच्चा लिखना क्या चाह रहा है, तो अब वो वहां तक जाने नहीं दे रहे आपको एग्जाम तक। उन्होंने पहले ही ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करके दे दिया आपको कि आप यहीं पे बता दो, आपका जो नॉलेज है यहीं पे चेक कर लो, अपने आप को यहीं पे रेक्टिफाई कर लो अपने नॉलेज को, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आई तो आप उसको एनालिसिस कर पाओगे क्या। सही से एनालाइज कर पा रहे हो इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है, सही से एनालाइज नहीं कर पा रहे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एग्जाम में आप कैसे एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर लिखोगे। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आया था इस बार, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इतना इंपॉर्टेंट जब ये टॉपिक है तो क्यों ना पहले से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो जरा बताओ कि इसमें से कौन से स्टेप रॉन्ग है, तो जरा सोच लो इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, क्या बोल रहे हैं स्टेप 1 में। सबसे पहली स्टेप जो थी कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं, 3+√5 इज ए रैशनल नंबर। ये स्टेप तो बिल्कुल करेक्ट है। पेन चेंज करेंगे सो दैट आपको एक सेकंड। हाँ, फर्स्ट स्टेप तो उसने सही किया कि रैशनल नंबर लेके स्टार्ट किया। देन 3+√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये भी सही लिखा उसने। ठीक है, कि अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको p/q में हम लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब होता है, दोनों नंबर का HCF 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी ना हो। ठीक है, तो HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1, ये होता है को प्राइम का मतलब। आगे क्या बोल रहे हो स्टेप 2 में, हेंस √5 इज इक्वल टू p/q-3। ऑब्वियसली जब हम 3+√5 को p/q के इक्वल लिख रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में √5 लेफ्ट में रहेगा और जो +3 था वो राइट में आ जाएगा, तो p/q-3। तो सेकेंड वाली स्टेप में भी कोई एरर नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, अब थर्ड स्टेप देखो, यहां तक ओके है, 2 स्टेप ओके हो गई। थर्ड स्टेप देखो, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स सो p/q-3 इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, टेल मी। जो भी गड़बड़ हुई है यहां पे हुई है कि अगर p/q इंटीजर है तो p/q-3 क्या ये भी इंटीजर होगा? नहीं, ये एरर है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा p-3q/q। अभी रैशनल नंबर टाइप का दिख रहा है तो इसको आप श्योरली नहीं बोल सकते कि ये इंटीजर है, इसको ये श्योरली बोल सकते हो आप कि ये रैशनल नंबर है ना। क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो जस्टिफाई कैसे करोगे ये रैशनल है कि इंटीजर है। यहाँ पे वो बच्ची ने रेक्टिफाई किया ही नहीं पूरा और ये लिख दिया कि ये भी क्या है, एक इंटीजर है। बट इसको सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का दिखेगा। तो ये रैशनल नंबर तो पक्का है, लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर हो ये पक्का होता है क्या? नहीं, हर इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है बट हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। ये रूल्स हमें पता होना चाहिए। बिकॉज 2 कंसिडर कर लो, 2 इंटीजर है, रैशनल नंबर भी हो गया, बट 1/2 रैशनल नंबर है, क्या वो इंटीजर है? नहीं। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है हमारे, ये हमें क्लियरली पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो किया उसने वो गलत किया कि p और q इंटीजर है तो ये पूरी क्वांटिटी भी इंटीजर हो जाएंगी, ये उसने गलत बोल दिया। अब यहाँ गलत बोला तो इसके नीचे यहाँ भी गलत बोला, है ना। और फिर वो आगे तो फिर ये तो फिर वही हो गया कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, है ना। ये भी ब्लंडर हो गया कि हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, ये ऐसा नहीं बोल सकते हम। जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने कि 2 और 1/2, है ना। 2 जो है, हाँ ये स्टेप करेक्ट है, सॉरी, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, ये स्टेप करेक्ट है। बट यहाँ पे जो उसने गलती की तो फिर उसने गलती यहाँ पे दोहराई कि यही इंटीजर हो जाएगा, फिर आगे भी दोहराते गई और फिर इसकी वजह से आगे के उसके जो पूरे मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे, अगर इवेल्युअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो आप तो। और एज अ स्टूडेंट उसने थर्ड स्टेप के बाद से पूरा का पूरा गलत कर दिया, है ना। यहां तो ये स्टेप सही थी कि इंटीजर रैशनल नंबर होता है, बट ये स्टेप रॉन्ग हो गई उसकी कि p/q-3 को वो डायरेक्टली इंटीजर बोल रही है। ऐसा नहीं हो सकता, अगर उसको सॉल्व कर लिया इनकेस हमने और कुछ अपॉन में आ गया तो वो इंटीजर बचेगा क्या? नहीं, वो तो रैशनल नंबर रह जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 3 से जो गड़बड़ हुई उसको देखते हुए आगे की सारी स्टेप के जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं उसके माइनस हो जाएंगे। तो वो यही चाह रहे थे
कि एज अ स्टूडेंट आप देखें और चेक करें और बताएं, है ना, कि कौन सा जो स्टेप है उसमें उसने गलत लिखा है, ऐसी इंफॉर्मेशन लिखा है जो वैलिड नहीं होती। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपको डीपीपी वगैरह में मैं डाल दूंगा, सो दैट आप एनालाइज कर पाए कि मिस्टेक कहां हो रही है। जब आप एनालाइज कर पाओगे तो आप करेक्ट लिख पाओगे। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ये कुछ रियल नंबर के क्वेश्चन थे। सो रियल नंबर के भी हमारे कॉम्पिटेंसी बेस के क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। ये क्वेश्चन हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे देखते हैं। पॉलिनोमियल के कुछ एनटीएससी के क्वेश्चन ले लेंगे। एनटीएससी के क्वेश्चन होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इस टाइप का जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयरली मिलता है ना। तो उस टाइप का कंटेंट आपके पास है तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो डेफिनेटली क्लियर रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और जितना कंसिस्टेंट रहोगे चैनल पे उतना आपका जो नॉलेज है वो बूस्ट होता रहेगा। आपका जो नरिश करना है सब्जेक्ट में वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और इसी के साथ आप अपने जो एग्जाम का स्कोर है उसमें बहुत अच्छे से अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम तो इसके अंदर आ गया है ना। एग्जाम तो बहुत छोटा सा पार्ट है। एग्जाम का जो टॉपिक है वो तो हमारा हो जा रहा है, बट उसके आसपास की जो चीज है वो हमें नहीं हो रही। जैसा एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आता है, बट अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे ये स्टेप लिख दी इन केस, तो क्या उसको मार्क्स मिलेंगे फुल? नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हर क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।